हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 45 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रोमास। अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर तक मतलब इस माइनर के अब तक आपके 5 लेक्चर हो चुके हैं। तो 5 लेक्चर के अंदर अपन ने जो सर्कुलर मोशन है उसकी थ्योरी को और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया भाई। फिर भी हो सकता है आपके कुछ डाउट्स रह गए, तो वो डाउट्स है वो आप इंस्टीट्यूट के अंदर फॉरवर्ड करके आप उनका प्रॉपर सॉल्यूशन है वो प्राप्त कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो चलो अपन बात करते हैं सेंट्रोमास की बात करते हैं अभी। तो सबसे पहली बात है कि सेंट्रोमास यानी द्रव्यमान के अंदर क्या होता है। द्रव्यमान के अंदर द्रव्यमान के अंदर यानी सेंट्रोमास क्या होता है भाई, कि किसी भी पिंड या निकाय का ऐसा केंद्र होता है जहां पर उस पिंड का सारा द्रव्यमान अपन केंद्रित मान सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, किसी पिंड या निकाय का ऐसा बिंदु जहां उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। अब ध्यान से देखना, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं माना जा सकता है, ये वास्तव में नहीं होता है, माना जा सकता है। यानी वास्तव में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होता जहां पे सारा का सारा द्रव्यमान केंद्रित हो सके। यानी ये अपन क्या करते हैं, मानते हैं। और किसके लिए मानते हैं? स्थानांतरण गति के लिए। तो पिंड की जो स्थानांतरण गति है वो है ना सेंट्रोमास की स्थानांतरण गति होती है। तो पिंड की जो स्थानांतरण गति वो क्या होती है? सेंट्रोमास की स्थानांतरण गति होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलिए आपके पास में कोई भी पिंड है, ये इस प्रकार से यहाँ पे कोई पिंड रखा हुआ है और इस पिंड का द्रव्यमान केंद्र ये हो गया, देखो ये इसका द्रव्यमान केंद्र बीच में, ये अपने पास में सेंट्रोमास हो गया। अब थोड़ी देर बाद में मान के चलेगा ये जो पिंड है वो यहाँ पे पहुंच जाता है, तो अपन बता देते हैं कि इसका जो विस्थापन है, इसका विस्थापन कितना हो गया? अभी 2 मीटर हो गया। तो इसका विस्थापन एस बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है? 2 मीटर। तो ये इसका जो विस्थापन है, ये किसका विस्थापन है? ये द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन 2 मीटर है। तो ध्यान से देखना, देखो मैकेनिक्स के अंदर अपन ने कोई भी जैसे पिंड है, कोई भी पार्टिकल है, जनरली अपन पार्टिकल की बात करते हैं, क्योंकि अपनी जो यूनिट है इस यूनिट का नाम है पार्टिकल डायनेमिक्स है, यानी कण गति की, यानी कणों की अपन बात करते हैं। अब ध्यान से देखना, देखो कोई भी जो पिंड है उस पिंड का अपन विस्थापन बताते हैं, उसका अपन वेग बताते हैं, उसका अपन त्वरण बताते हैं। तो विस्थापन, वेग और त्वरण बेसिकली किसके होते हैं? ये उसके द्रव्यमान केंद्र के होते हैं। भी किसके होते हैं? द्रव्यमान केंद्र के, सेंट्रोमास के होते हैं भी, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया कि कोई भी पिंड है वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो इसका मतलब उसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है भाई, ठीक है ना। ये चीज होगी। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ध्यान से देखना, देखो अगली डेफिनेशन, अगली प्रॉपर्टी डेफिनेशन ये चलती जाएगी। देखो अब इसके बाद अगला पॉइंट अपन लिखते हैं। अगला पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट है, कि अगर अपन किसी भी निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई भी बल लगाते हैं, तो इस स्थिति में आपका जो पिंड है, जो निकाय है, वो शुद्ध स्थानांतरण गति करता है। क्या करता है? शुद्ध स्थानांतरण गति। तो अपन लिखते हैं, यदि कोई बाह्य बल द्रव्यमान केंद्र पर आरोपित किया जाए तो पिंड शुद्ध
स्थानांतरण गति करता है। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि ध्यान से देखना, देखो जैसे मान के इसलिए ये अपने पास में कोई भी छड़ है, अब ये मान के इसलिए छड़ किसी भी चिकनी टेबल पर रखी हुई है, ये इसका मिड पॉइंट मान के इसलिए इसका द्रव्यमान के अंदर है। अब अगर मान के इसलिए मैंने इस प्रकार से यहाँ पे फोर्स लगा दिया, यहाँ पे इस प्रकार से यो फोर्स लगा दिया, तो थोड़ी देर बाद में ये जो रोड है ये आगे भी बढ़ेगी और आगे बढ़ने के साथ में इस प्रकार से थोड़ी सी यू घूम जाती है, यानी स्थानांतरण गति के साथ साथ में जो रोड है वो घूर्णन गति भी कर रही है। और अगर मैंने फोर्स यहाँ पे लगा दिया, यानी इससे नीचे की तरफ लगा दिया, तो इस स्थिति में ये आगे की तरफ बढ़ने के बजाय इस प्रकार से यू भी घूम जाती है, यानी इस स्थिति में भी स्थानांतरण गति और घूर्णन गति दोनों एक साथ हो रही है। अब यदि इस पर मैंने इस प्रकार से यू फोर्स अप्लाई कर दिया, यू मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया एफ सेंट्रोमास पर, तो इस स्थिति में थोड़ी देर बाद में अगर अपन देखेंगे तो ये जो पिंड होता है बिल्कुल यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यानी इसका जो सेंट्रोमास है बिल्कुल एकदम सरल रेखीय पथ पर गति करता हुआ यहाँ पे पहुँच जाता है। और अपना जो पिंड है वो क्या करता है? अभी शुद्ध स्थानांतरण गति करता है, यानी इसके अंदर किसी प्रकार का कोई घूर्णन प्रभाव नहीं है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं देवदान से, जैसे मान के इसलिए ये अपने पास में कोई भी एक वलय है, कोई भी एक रिंग है, ये कोई भी वलय है, तो एक बात तो इस वलय को मान के इसलिए मैंने इस प्रकार से यूं रख रखा है, बिल्कुल एकदम क्षैतिज सतह पर रख रखा है, ठीक है ना। अब मेरे को क्या करना है? अभी इस वलय पर फोर्स अप्लाई करना है, तो इस वलय के किस पॉइंट पर मैं फोर्स अप्लाई करूं ताकि बिल्कुल ये सीधी की सीधी यू की यू उठ जाए, यानी ये बिल्कुल भी डगमगाए नहीं, यानी इसके अंदर किसी प्रकार का रोटेशनल इफेक्ट नहीं है। वो कौन सा पॉइंट हो सकता है? अभी कहाँ पे हो सकता है पॉइंट, ठीक है ना। मान के इसलिए ये इस प्रकार से किसी भी टेबल पर यू रखी हुई है, अगर मैंने इसको यहाँ से पकड़ करके ऊपर की तरफ उठाया तो ये वाला भाग नीचे की तरफ भाग जाएगा, यहाँ से पकड़ करके अगर मैंने नीचे की ऊपर की तरफ उठाया तो इधर वाला भाग लुढ़क जाएगा नीचे की तरफ। और ध्यान से देखना, तो यदि मैं क्या करता हूँ, इस प्रकार से एक तो धागा बांधता हूँ यूँ, और एक इस प्रकार से यूँ इसके अंदर धागा बांधता हूँ यूँ, और इसके बाद में दोनों धागों का जो केंद्र है, मतलब अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रकार से यहाँ से एक ही धागा बांध देता हूँ, मान के इसलिए ये मैंने एक धागा बांध दिया इसके व्यास के अनुदिश, और इस धागे के बीच में से अगर इसको मैं पकड़ करके ऊपर की तरफ उठाता हूँ तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस स्थिति में आपकी जो रिंग है वो शुद्ध रूप से स्थानांतरण गति करेगी, रिंग है बिल्कुल एकदम सीधी की सीधी यूं की यूं ऊपर उठ जाएगी, यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार का घूर्णन है वो अपने को देखने को नहीं मिलेगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसका ये देगा आपके पास है सेंट्रोमास, ठीक है ना। इसी प्रकार से चक्ति का भी द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होता है? चक्ति का द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल इसके केंद्र पर होता है, ठीक है ना। और गोले का भी कहाँ पर होता है? इसके केंद्र पर होता है। तो जो भी आपके पास है, जैसे छड़ है, वलय है, चक्ति है, खोखला गोला है, ठोस गोला है, इन सब का जो सेंट्रोमास होता है वो कहाँ पे होता है? अभी इन सब का सेंट्रोमास बिल्कुल इनके ज्यामितीय केंद्र पर होता है, इनके केंद्र पर होता है अभी, ठीक है ना। इसी प्रकार से मान के इसलिए ये अपने पास कोई भी एक रिंग है, ये अर्धवलय, ठीक है ना। ये अपने बात कर रहे हैं कि इसकी भी अर्धवलय की बात कर रहे हैं। अब एक बात तो, यदि इस अर्धवलय को मैं यहां से पकड़ करके उठाऊंगा तो नहीं उठेगी, यहां से पकड़ करके उठाऊंगा तो नहीं उठेगी, यहां से पकड़ करके उठाऊंगा तो नहीं उठेगी। और आप ही मेरे को इस बात का जवाब दे दो कि इस प्रकार से यूं धागा बांध करके अगर मैंने इसको यहां से पकड़ करके ऊपर की तरफ उठाया तो प्रैक्टिकली सोच के बताना, क्या ये जो अर्धवलय है वो बिना किसी घूर्णन के ऊपर की तरफ उठ सकती है क्या? नहीं। तो इसका मतलब इसका द्रव्यमान के अंदर यहाँ पर भी मौजूद है नहीं है। तो अब अपन क्या करते हैं, मतलब द्रव्यमान के अंदर थोड़ा सा इधर की तरफ मौजूद होगा, तो अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे कोई धागा बांधते हैं, धागा बांध करके फिर उसके बाद यहाँ से अगर इसको पकड़ करके अगर अपन ऊपर की तरफ उठाएंगे तो इस स्थिति में एग्जैक्टली ऊपर की तरफ उठ सकती है बिना किसी घूर्णन के। तो सेंट्रोमास आपके पास यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे इस पॉइंट से सेंट्रोमास उसकी डिस्टेंस कितनी होती है? 2r/5 होती है, जो अपन आगे चल करके कैलकुलेट भी करेंगे, ठीक है ना। ये अर्धवलय होगी।
इसी प्रकार से जैसे मान के चलेगा अपने पास एल शेप की कोई भी एक छड़ है या कोई भी छड़ है, उसको मैंने एल आकार में इस प्रकार से यूं मोड़ दिया है। एल शेप में मोड़ दिया मैंने इसको इस प्रकार से यूं, ठीक है ना, ये मैंने मोड़ दिया। तो एक बात तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहां पर हो सकता है, ऑब्वियसली इसका सेंटर मास कहां पर होगा, यहां पे होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा सेंटर मास। यहां पे अपने पास कई सारी जो आकृतियां हैं, इन आकृतियों से अपन पता लगा सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान का होना मौजूद होना जरूरी नहीं है। तो कई सारे पॉइंट्स अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट बनते हैं देवदान से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देवदान से। जो भी आपके पास सममित पिंड है, सममित पिंडों के लिए द्रव्यमान केंद्र ज्यामितीय केंद्र के संपाती होता है, ठीक है ना। और यहां से अपन एक चीज और पता लगा सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र उस पर द्रव्यमान का मौजूद होना जरूरी नहीं है। तो ये भी अपन लिख देते हैं कि द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अपन देख सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो इसके द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान मौजूद है क्या, नहीं। इसके द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान मौजूद है क्या, नहीं। इसके द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान मौजूद है क्या, नहीं। यानी किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान केंद्र है वो पिंड के अंदर भी हो सकता है और पिंड के बाहर भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो बच्चों, अपन ने ये तो पढ़ लिया कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र को किस प्रकार से अपन डिफाइन करते हैं, ये तो अपन ने फील कर लिया है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति अपन कैसे पता लगाते हैं। तो सबसे पहले द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये अपन कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसके लिए कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास। तो ये अपन कैसे पता लगाते हैं, ध्यान से देखना। देखो जैसे मान के चलिए ये अपने पास कोई भी निर्देश तंत्र है और इस निर्देश तंत्र के अंदर बहुत सारे अपने पास में पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स की जो पोजीशंस है वो अलग अलग अपने को दे रखी है। जैसे एक पार्टिकल की पोजीशन तो ये होगी, एक पार्टिकल की पोजीशन इस प्रकार से ये हो जाएगी, एक पार्टिकल की पोजीशन इस प्रकार से ये हो जाएगी, ठीक है ना। और मान के चलिए अपना जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर हो जाएगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा, ये अपना सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है ना। तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो गई। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अभी फर्स्ट पार्टिकल है वो यहाँ पर रखा हुआ है, इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m1 और इसकी पोजीशन क्या देगी बताओ, r1 वेक्टर। और ये सेकंड पार्टिकल, इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास, m2 देगा और इसकी जो पोजीशन है वो आपके पास में क्या देगी बताओ, r2 वेक्टर देगी। और इसी प्रकार से ये आपके पास में nवां पार्टिकल हो जाएगा, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, mn और इसकी पोजीशन क्या देगी आपके पास, rn वेक्टर। और ये आपके पास में क्या देगा, सेंटर ऑफ मास। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं RCM वेक्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, RCM वेक्टर। तो पहले पार्टिकल का मास कितना है, m1 और इसकी जो पोजीशन है वो क्या देगी, r1 वेक्टर देगी। दूसरे पार्टिकल का द्रव्यमान कितना देगा, m2, इसकी पोजीशन क्या देगी, r2 वेक्टर। तीसरे का m3 पोजीशन हो जाएगी r3। इसी प्रकार से आपके पास nवें पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा, mn और इसकी पोजीशन है वो क्या देगी आपके पास, rn हो जाएगी। क्या हो जाएगी, rn। तो अपन क्या कर सकते हैं, भी RCM फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से RCM वेक्टर बराबर ये आपके पास होता है m1 r1 वेक्टर प्लस क्या होता है m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn rn वेक्टर अपॉन क्या देगा आपके पास, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 क्या देगा आपके पास, mn हो जाएगा।
अब किसी भी पार्टिकल के द्रव्यमान को अगर उसकी स्थिति सदिश से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसको अपन बोलते हैं द्रव्यमान आघूर्ण। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान आघूर्ण। तो ये पहले पार्टिकल का द्रव्यमान आघूर्ण, ये दूसरे पार्टिकल का द्रव्यमान आघूर्ण, ये nवें पार्टिकल का द्रव्यमान आघूर्ण। तो सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं उनके द्रव्यमान आघूर्णों का मैंने सदिशियों कर दिया। तो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग बटा निकाय का जो कुल द्रव्यमान है उससे अपन इसको डिवाइड कर देंगे। तो जितने भी आपके पास हम पार्टिकल्स हैं सभी पार्टिकल्स के द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग कर देना और उसके बाद में सिस्टम के मास से यानी निकाय के द्रव्यमान से आप डिवाइड कर देना। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश प्राप्त हो जाएगा। अब द्रव्यमान आघूर्ण क्या होता है भाई? द्रव्यमान को स्थिति सदिश से मल्टीप्लाई करने पर आपको द्रव्यमान आघूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये चीज़ होगी। इसके बाद में आपको पता है कि जो आपके पास R1 है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। जैसे अपन बोल सकते हैं M1, इसकी पोजीशन क्या देगी आपके पास? R1, तो X1, Y1, Z1। इसी प्रकार से क्या देगा M2, इसकी पोजीशन क्या देगी आपके पास? R2, तो इसकी भी क्या देगी आपके पास? X2, Y2, Z2। इसी प्रकार से डॉट 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 ये आपके पास Mn हो गया और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? Rn वेक्टर। ये आपके पास क्या देगा? Xn, Yn, Zn। मतलब कोई भी आपके पास जो सदिश होता है उसका x, y और z 3 घटक तो होते ही हैं। तो द्रव्यमान के अंदर जो स्थिति है उसकी x, y और z पर क्या पोजीशन होगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं XCM। तो XCM बराबर क्या होता है? M1x1 प्लस M2x2 प्लस डॉट 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 Mn(xn) अपॉन क्या देगा आपके पास? M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 Mn हो जाएगा। इसी प्रकार से YCM बराबर M1y1 प्लस M2y2 प्लस डॉट 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 Mn(yn) डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 Mn। और इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं भाई? ZCM। तो ZCM क्या देगा? M1z1 M2z2 प्लस डॉट 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 Mn(zn) डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 Mn हो जाएगा भाई। ये बात हो गई। तो इस प्रकार से अपन XCM, YCM और ZCM है उनकी पोजीशन अपन मालूम कर सकते हैं। और ये पोजीशन अगर अपन ने मालूम कर दी तो उसके बाद में अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? RCM वेक्टर बराबर ये आपके पास हो जाएगा XCM I कैफ प्लस YCM J कैफ प्लस क्या देगा आपके पास है? ZCM K कैफ हो जाएगा। ये बात होगी। अब कई बार क्या होता है कि जो द्रव्यमान केंद्र है उसी को अपन मूल बिंदु मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मूल बिंदु। तो आपको पता है कि पार्टिकल की जो अलग अलग आपके पास में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सारे के सारे पार्टिकल्स का स्थिति सदिश है वो किसके सापेक्ष देखा जाता है? बताओ, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो अब अपन द्रव्यमान केंद्र को मूल बिंदु मान चुके हैं तो स्थिति सदिश है वो अपन किसके सापेक्ष देखेंगे? बताओ, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष देखेंगे। कैसे है? देखो ध्यान से। जैसे मतलब ये आपके पास में कोई भी पिंड है, ठीक है ना, या कोई भी आपके पास इस प्रकार से निकाय है, ठीक है ना। ऐसे मान लो आप कि पहला पार्टिकल, इस पहले पार्टिकल का द्रव्यमान कितना देगा? M1। दूसरे पार्टिकल का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास? M2। तीसरे पार्टिकल का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास? M3। और nवें पार्टिकल का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास? Mn। और मान के इसलिए सेंट्रोमास यहाँ पर है और इसी को अपन क्या मान लेते हैं? मूल बिंदु मान लेते हैं। तो ये तो x हो गया, ये y हो गया और ये आपके पास है क्या देगा अभी? सेंटर ऑफ मास। और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके पास है 0,0, ठीक है ना। तो M1 का स्थिति सदिश क्या देगा आपके पास? R1। M2 का स्थिति सदिश क्या देगा आपके पास में? R2। M3 का स्थिति सदिश क्या देगा आपके पास? R3। और
और mn का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा आपके पास में, rn वेक्टर हो जाएगा। यानी जो द्रव्यमान केंद्र उसको मैंने मूल बिंदु पर मान लिया अभी। तो इस स्थिति में ध्यान से देखना, देखो बस सेंटर मास है वो कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है। तो RCM वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, जीरो वेक्टर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जीरो। तो अपन लिख सकते हैं कि RCM वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, जीरो वेक्टर। और RCM वेक्टर अगर जीरो हो गया तो इस द्रव्यमान को अपन जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 m2 प्लस और डॉट 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 mn, तो ये भी जीरो के वाले हो जाएगा। तो ये आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ध्यान से m1 r1 सदिश प्लस m2 r2 सदिश प्लस डॉट 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 mn rn सदिश, ये आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, जीरो सदिश प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र की एक डेफिनेशन अपन यहाँ से और बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्र आपको वो बिंदु होता है, मतलब वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के सापेक्ष, जिस बिंदु के सापेक्ष सारे के सारे पार्टिकल्स के द्रव्यमान आगुणों का सदिश योग कितना प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है। यानी सेंट्रोमास को अगर आपने मूल बिंदु मान लिया और उसके सापेक्ष आपने m1 m2 m3 डॉट 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 mn इन सब की स्थिति सदिश बताएं, तो सबका द्रव्यमान आगुणों का सदिश योग है वो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, जीरो प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं ध्यान से, अपन दो कणों का आपके पास में कोई भी निकाय है, दो कणों के निकाय के लिए ये वाला पार्टिकल इसका द्रव्यमान कितना देगा, m1, इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m2, और मान के चलेगा सेंट्रोमास आपके पास ये हो गया, इसको अपन बोलेंगे सेंट्रोमास। ये वाला तो क्या देगा आपके पास r1 और ये वाला क्या देगा आपके पास r2 देगा। तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश तो क्या देगा r1 और इसका स्थिति सदिश क्या देगा आपके पास r2 देगा। तो अपन जानते हैं कि m1 r1 प्लस m2 r2 बराबर क्या करना है, जीरो करना है, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र है उसी को अपन ने मूल बिंदु मान लिया है और द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष ही अपन m1 और m2 दोनों की स्थिति सदिश बता रहे हैं। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, इसका द्रव्यमान कितना देगा m1, स्थिति सदिश नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस क्या देगा आपके पास r1 वेक्टर, और प्लस द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m2 और पोजीशन वेक्टर क्या देगा आपके पास प्लस r2 वेक्टर बराबर क्या देगा, जीरो देगा। ठीक है ना। तो वेक्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपके पास में क्या देगा, ध्यान से m1 r1 बराबर m2 r2, कि यहाँ से अपन ऐसे लिख सकते हैं कि r1 अपॉन r2 बराबर क्या देगा आपके पास m2 अपॉन m1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में जो m1 है वो बड़ा है किससे, अभी m2 से, तो इस स्थिति में जो r2 है ना वो बड़ा हो जाएगा किससे, r1 से। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला द्रव्यमान बड़ा है तो इस स्थिति में द्रव्यमान के अंदर से इसकी जो दूरी है वो क्या देगी, छोटी हो जाएगी। तो इस बात से ये इंडिकेट होता है कि द्रव्यमान केंद्र होता है वो अधिक द्रव्यमान वाले पार्टिकल की तरफ विस्थापित होता है, भी अधिक द्रव्यमान की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अपन इस बात को लिख भी देते हैं, अर्थात सेंट्रोमास अधिक द्रव्यमान की ओर शिफ्ट हो जाता है। अब ध्यान से देखना, तो द्रव्यमान केंद्र के बारे में अपन ने अब तक क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी है वो मैं सारी बातें बता देता हूँ। एक तो द्रव्यमान केंद्र वो बिंदु होता है जहां पर किसी भी निकाय का सारा द्रव्यमान है वो अपन केंद्रित मान सकते हैं, वास्तव में होता नहीं, अपन मान सकते हैं भाई। बात नंबर एक, स्थानांतरण गति के लिए द्रव्यमान केंद्र की कल्पना की जाती है। दूसरी बात होगी, द्रव्यमान केंद्र वो पॉइंट होता है जहां पर अगर अपन फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस स्थिति में आपका जो निकाय है वो केवल और केवल स्थानांतरण गति करेगा, किसी प्रकार की घूर्णन गति नहीं करेगा। द्रव्यमान केंद्र उस पर द्रव्यमान का मौजूद होना कोई जरूरी नहीं है, द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। द्रव्यमान केंद्र वो किसी भी निकाय के किसी भी पिंड के अंदर भी हो सकता है और उसके बाहर भी हो सकता है। ठीक है ना। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई भी जैसे मतलब आपके पास है सममित पिंड है, सिमेट्रिक, जैसे मतलब रिंग है, डिस्क है, गोला है,
चकती है, इन सब के लिए। तो जो भी आपके पास सममित पिंड होते हैं उनके लिए द्रव्यमान केंद्र होता है वो सेंटर पर होता है, यानी ज्यामितीय केंद्र पर होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर पर होता है भी, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान केंद्र वो बिंदु होता है जिसके सापेक्ष सारे के सारे पार्टिकल्स के द्रव्यमान आगमनों का सदिश योग कितना होता है, अभी 0 होता है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि द्रव्यमान केंद्र होता है वो अधिक द्रव्यमान वाले पिंड की तरफ विस्थापित रहता है, जिधर की तरफ ज़्यादा द्रव्यमान होता है ना उधर की तरफ इस सेंटर ऑफ मास वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई। तो कई सारी बातें मैंने आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में बता दी है। इसके बाद में से अपन ऐसे में निकाल सकते हैं कि जैसे माना इसके अंदर जैसे R1 + R2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास R, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं अभी, R1 बराबर M2R बटे M1 + M2, और इसी प्रकार से R2 बराबर कितना देगा आपके पास, M1R बटे क्या देगा आपके पास, M1 + M2 देगा। तो R1 और R2 की वैल्यू भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो से भाई ये तो लिखा है ना अपन ने कि जैसे मान के इसलिए ये वाली डिस्टेंस कितने देगी R1, तो R2 बराबर कितना देगा, R2 बराबर R2 को लिख दूंगा R माइनस क्या देगा आपके पास R1 हो देगा। तो M1 R1 बराबर M2 R2, तो M1 R1 M2 R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R माइनस R1 लिख सकता हूँ। और फिर उसके बाद इसको सोल्व करूँगा तो ये R1 आ देगा। और इसी प्रकार से ये कितना भी आपके पास R2 है तो R1 को अपन क्या लिख सकते हैं, R1 को अपन लिख सकते हैं R माइनस क्या देगा आपके पास R2। तो R1 की जगह R माइनस R2 फुट कर दूंगा तो ये मेरे पास R2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। ये भी अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अभी, ठीक है। ये बात होगी। अब देखो ये तो अपन ने द्रव्यमान केंद्र है, वो बात द्रव्यमान केंद्र की बात की किसके लिए बताओ, अपन ने बात की पार्टिकल सिस्टम के लिए, कणों के निकाय के लिए। इस पे अपन क्वेश्चन है वो भी करेंगे, बट उससे पहले अपन एक छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं। जो आपके पास में कोई भी रिजिड बॉडी होती है, जो दृढ़ पिंड होता है, उसका द्रव्यमान केंद्र अपन कैसे पता लगाते हैं। तो मैं लिख देता हूं, दृढ़ पिंड का सेंटर ऑफ मास कैसे पता लगाते हैं, तो ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से देखना। देखो जैसे कणों की निकाय के लिए अपन क्या करते हैं, पहले कण है उसका अपन M1 R1 करते हैं, दूसरे का M2 R2 करते हैं, तीसरे का M3 R3 करते हैं, और उसके बाद में सबका MR करके और सबके MR को अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यही काम अपन यहाँ पे करने वाले हैं। देखो ध्यान से, कोई भी जैसे मान के इसलिए आपके पास है दृढ़ पिंड है, ये कोई भी बॉडी है, और ये X और ये क्या देगा आपके पास है Y, और इसके बाद ये क्या देगा आपके पास है ZX हो गई, और इसके बाद ये आपके पास कोई भी बॉडी है, कोई भी पिंड है। अब इस पिंड को अपन कई सारे अल्पांशों से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। तो इसके अंदर अपन एक छोटा सा अल्पांश मान लेते हैं, मतलब ऐसे मान सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे कण मौजूद हैं। ये अपन एक कण बना दिया, और इस कण का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है DM, क्या देगा DM, ये अल्पांश हो गया। इस अल्पांश का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है DM, और इस अल्पांश की जो पोजीशन है वो कितने देगी आपके पास है X, Y, Z हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं X, Y, Z, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं अभी, इसका एक्सियम फाइंड आउट करते हैं। एक्सियम बराबर क्या होता है देवदान से, क्या होता है देवदान से, पहले पार्टिकल का mx प्लस दूसरे का mx प्लस तीसरे का mx, सबका mx है वो अपन ऐड करते हैं ना। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये जो अल्पांश है, इस अल्पांश का mx है उसका अपन इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अल्पांश का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है DM इंटू x DM इंटीग्रेशन कर दो बटा नीचे क्या होता है M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 Mn, यानी कुल द्रव्यमान। तो कुल द्रव्यमान या तो आप लिख दो कैपिटल M लिख दो, ठीक है ना, और ये आपके पास में जो DM है ना, इस DM का इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि DM क्या देगा अल्पांश का द्रव्यमान, और इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको कुल द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं x DM बटे क्या देगा आपके पास है कैपिटल M, और इसी प्रकार से ये आपके पास है y CM बराबर
क्या हो जाएगा आपके पास में, इसको अपन लिख सकते हैं वाई सी एम। तो वाई सी एम बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में वाई डी एम, और बटे क्या हो जाएगा आपके पास में डी एम, और बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में वाई डी एम अपॉन कैपिटल एम हो गया। तो इसी प्रकार से अगर अपन जेड सी एम की बात करते हैं तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा जेड डी एम, और बट्टे क्या देगा आपके पास है डी एम। तो इसको अपन क्या लिख देंगे जेड डी एम अपॉन कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। पहले जैसे अपन M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 ऐसे करते थे, यानी सारे के सारे जितने भी पार्टिकल्स थे सबके द्रव्यमान आघूर्ण उनको अपन जोड़ देते, और वही काम अपन ने अब किया भी। तो इन चीज़ों को भी एक बार आप नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों सेंट्रोमास की थ्योरी के बारे में अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। तो अब अपन इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके पास में पहला पार्टिकल, इसका द्रव्यमान कितना देगा M1 बराबर 1 kg, दूसरे पार्टिकल का द्रव्यमान M2 बराबर कितना देगा 2 kg, और M3 बराबर कितना देगा आपके पास में 3 kg। इसकी पोजीशन क्या देगी आपके पास में 1, 1, 2, और इसकी पोजीशन कितने देगी आपके पास में 3, 1, -1। इसकी पोजीशन क्या देगी, ध्यान से देखना, देखो इसकी पोजीशन हो जाएगी 2, -2, माइनस या +1 कर दो, ये +1 कर दो। तो आपको क्या करना है भाई, सेंट्रोमास उसकी पोजीशन मालूम करनी है भाई, द्रव्यमान के अंदर की स्थिति आपको ज्ञात करनी है। ये पहला क्वेश्चन हो गया भाई। तो चलो अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये सॉल्यूशन देखो ध्यान से। सबसे पहले इसके अंदर अपन क्या करते हैं, तो ध्यान से M1 हो गया, तो X1 Y1 Z1, ये M2 X2 Y2 Z2, M3 हो गया X3 Y3 Z3। तो अपन क्या करते हैं, तो ध्यान से सबसे पहले अपन XCM पता करते हैं। XCM बराबर, सबसे पहले अपन देखते हैं XCM बराबर क्या होता है आपके पास है M1 X1, यानी 1 × 1 बराबर कितना देगा आपके पास 1, 2 × 3 कितना देगा आपके पास है 6, और 3 × 2 ये भी कितना देगा आपके पास है 6, डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 3, 6 6 12 12 ये कितना देगा 13, तो 13/6। इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं भाई वाई सी मालूम करते हैं। तो क्या होता है M1 Y1, यानी 1 × 1 कितना देगा आपके पास 1, 2 × 1 कितना देगा आपके पास है 2, 3 × -2 कितना देगा आपके पास है -6, डिवाइडेड बाई 1 + 2 + क्या देगा आपके पास है 3। तो 1 और 2 कितना देगा आपके पास है 3, 3 - 6 कितना देगा -3, तो -3 बटे कितना देगा 6, तो -1/2 देगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं भाई ZCM मालूम कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, M1 Z1 + M2 Z2, तो 1 × 2 2, 2 × -1 और 3 × 1 बटे 1 + 2 + 3, 2 - 2 कितना देगा 0, और 3/6 कितना देगा आपके पास 1/2। तो अगर आपको RCM वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो RCM वेक्टर बराबर XCM कितना देगा 13/6, YCM कितना देगा आपके पास -1/2, और ये कितना देगा आपके पास 1/2, ठीक है। ये आपके पास RCM वेक्टर आ जाएगा अभी। अगर आपके पास में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और सारे के सारे पार्टिकल्स की पोजीशन यानी स्थिति आपको दे रखी है, तो इस स्थिति में अपन XCM, YCM और ZCM की कैलकुलेशन करके जो सेंट्रोमास उसकी पोजीशन अपन मालूम कर सकते हैं अभी, ठीक है ना। चलो इसके बाद में अपने बात करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ध्यान से अपन, देखो कोई भी एक निकाय है, ठीक है ना, निकाय 1, ठीक है ना, ये निकाय 1 हो गया। तो निकाय 1 है ना, इसके अंदर कितने पार्टिकल है भाई, 2 पार्टिकल। तो ये आपके पास निकाय 1 हो गया। तो निकाय 1 इसके अंदर कितने पार्टिकल है, मान के चलिएगा 2 पार्टिकल। तो पहले पार्टिकल का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास 1 kg,
और 2 kg, और इसका जो सेंट्रोमास है वो कहाँ पे भी ध्यान से देखना, इसका सेंट्रोमास क्या आपके पास है 2,1,2, और इसी प्रकार से आपके पास है कोई एक दूसरा निकाय, निकाय 2 बोल देंगे इसको अपन। ये आपके पास में क्या देगा, ध्यान से देखना, देखो 2 kg और 3 kg। तो इसका जो सेंट्रोमास है ये 1,-1,2 यहां पर अभी। तो पहले निकाय है, इसके अंदर 2 पार्टिकल है 1 kg और 2 kg, दूसरे के अंदर 2 पार्टिकल है 2 kg और 3 kg। इसकी पोजीशन आपको मालूम है, इसकी सेंट्रोमास की पोजीशन आपको मालूम है, ठीक है ना। अब आपको क्या बोला जा रहा है भाई, आपको ये बोला जा रहा है कि तीसरा कोई भी पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान कितना देगा भाई 4 kg। तो कोई भी एक कण है और इस कण का द्रव्यमान m बराबर कितना देगा आपके पास है 4 kg। उसकी स्थिति ज्ञात करनी है, स्थिति, ताकि संपूर्ण निकाय का सेंट्रोमास है वो मूल बिंदु पर आ जाए। कहां पर आ जाए, मूल बिंदु पर। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं ध्यान से। देखो ऐसा है कि निकाय 1 है, इसके अंदर 2 पार्टिकल है 1 kg और 2 kg, और इसका सेंट्रोमास आपको दे रखा है भी। मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान के अंदर वो बिंदु होता है जहां पर किसी भी निकाय का सारा द्रव्यमान है वो अपन केंद्रित मान सकते हैं। तो इसका द्रव्यमान कितना देगा, पहले निकाय का 1 kg प्लस 2 kg, तो टोटल कितना देगा आपके पास है 3 kg, ठीक है ना। और सेंट्रोमास कहां पर हो जाएगा आपके पास है 2,1, ये आपके पास है 2 आ गया अभी। इसी प्रकार से निकाय 2, इसका कितना देगा 2 kg प्लस 3 kg। भाई 2 kg और 3 kg का सेंट्रोमास आपको देगा 1,-1,2। तो द्रव्यमान के अंदर वो पॉइंट होता है जहां पर निकाय का सारा द्रव्यमान अपन केंद्रित मान सकते हैं। तो यहां पर सारा द्रव्यमान अपन केंद्रित मान लेते हैं। तो 2 + 3 कितना देगा आपके पास में 5 kg। इसकी पोजीशन हो जाएगी 1, -1, क्या देगी आपके पास है 2। इसी प्रकार से ये जो कण है इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है 4 kg। इसकी स्थिति आपको पूछ रखी है, तो स्थिति क्या देगी आपके पास x, y, क्या देगी आपके पास है z। और इसी प्रकार से आपके पास है जो RCM है वो क्या देगा आपके पास है 0,0,0, क्योंकि RCM है वो कहां पे आ जाएगा बताओ, मूल बिंदु पर आ जाएगा अभी। अब अपन क्या करते हैं अभी, XCM बराबर क्या होता है XCM बराबर क्या होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो कितना देगा 3 × 2 6, 5 × 1 कितना देगा आपके पास में 5, 4 × x कितना देगा आपके पास में 4x, और बट्टे कितना देगा आपके पास में ध्यान से 3 + 5 + 4, XCM वो कितना देगा आपके पास है 0। तो 0 के बराबर कर देंगे, तो 5 और 4 9, 9 और 3 कितना देगा 12, तो 12 0 के वाले चला जाएगा। 6 और 5 कितना देगा 11, तो 11 + 4x बराबर कितना देगा 0। तो 4x बराबर कितना देगा -11, तो x बराबर कितना देगा -11/4। तो यहाँ से आपके पास x बराबर कितना देगा -11/4। इसी प्रकार से आपको YCM है उसको भी 0 करना है, तो YCM बराबर कितना है भी 0। तो YCM का फॉर्मूला लिख देते हैं, कैसे ध्यान से देखना, देखो m1y1 तो 3 × 1 कितना देगा आपके पास है 3, 5 × -1 कितना देगा आपके पास है -5, और 4 + 4 × y प्लस क्या देगा आपके पास है 4y, बटे कितना देगा आपके पास है 3 प्लस कितना देगा 5 + 4, और YCM को भी आपको किसके बराबर करना है, अभी 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से ध्यान से देखना, देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 × 0 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 - 5 कितना देगा आपके पास है -2, तो -2 + 4y बराबर 0, तो 4y बराबर कितना देगा आपके पास है 2, तो y बराबर कितना देगा 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास है y बराबर कितना देगा 1/2। इसी प्रकार से अपन ZCM का फॉर्मूला लिख देते हैं, ZCM बराबर
तो M1Z1 3 × 2 कितना देगा 6, और 5 × 2 कितना देगा आपके पास है 10, प्लस कितना देगा आपके पास है 4Z बराबर कितना देगा आपके पास है 3 + 5 + 4 बराबर कितना देगा 0। तो क्या बन जाएगा देवदांश यहाँ पे 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से तो ये 0 आ जाएगा। इसके बाद में 10 से कितना देगा 16, 16 + 4Z बराबर 0, तो 4Z बराबर कितना देगा -16, Z बराबर कितना देगा -4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास है Z बराबर कितना देगा -4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 kg और 2 kg का सेंट्रोमास यहाँ पे, 2 kg और 3 kg का सेंट्रोमास यहाँ पे, 4 kg द्रव्यमान के पार्टिकल को अगर आपने -11/4, 1/2, -4 इस स्थिति पर अगर आपने रख दिया तो इस स्थिति में सारे के सारे निकाय का, संपूर्ण निकाय का जो सेंट्रोमास है वो कहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, मूल बिंदु पर, यानी 0,0,0 पे। तो इन सारी चीज़ों का आप नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अभी। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो आपको सेंट्रोमास की जो स्थिति है वो ज्ञात करनी है। ये वाली भुजा भी कितने देगी आपके पास है A, ये वाली भुजा भी A, ये वाली भुजा भी A। इस वाले पार्टिकल का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है M, इसका कितना देगा आपके पास है 2m, इसका कितना देगा आपके पास है 3m। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो ये मूल बिंदु है यहाँ पे, इसको मूल बिंदु बोल देते हैं। तो अगर इसको आपने मूल बिंदु बोल देंगे तो ये x हो गया, ये y हो गया। ये क्वेश्चन नहीं दे रखा अभी आपको सेंट्रोमास की पोजीशन फाइंड आउट करनी है अभी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देवदान से, सबसे पहले M1 बराबर कितना देगा m, ये मूल बिंदु पर, तो इसके निर्देशांक क्या देंगे 0,0, 2m में इसके निर्देशांक क्या देंगे बताओ, x कितना देगा आपके पास बताओ a, x पे कितना चलना पड़ता है a, और y कितना देगा आपके पास है 0। अगर अपन इसके लिए बात करते हैं तो इसके लिए x बराबर कितना देगा, इस पार्टिकल के लिए 3m के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको चलना पड़ता है, तो ये वाली डिस्टेंस कितने देगा a/2, x तो कितना देगा आपके पास a/2। और इसके बाद में y बराबर कितना देगा, y बराबर, y की बात करते हैं तो y x पर कितना चलना पड़ता है, इससे मिलने के लिए ये वाली डिस्टेंस अपन निकालेंगे। और ये वाली डिस्टेंस अपन कैसे निकाल सकते हैं देवदान से, ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है 60 डिग्री, ये वाली भुजा कितनी आपके पास है a, ठीक है ना। तो इस a का ये वाला जो कंपोनेंट है ये कितना देगा a cos 60, जो कि a/2 हो गया, ये अपन ने लिख दिया। और ये कितना देगा अभी a sin 60, और a sin 60 कितना होता है √3a/2 होता है, कितना होता है √3a/2, तो √3a/ ये आपके पास 2 हो गया। तो अब अगर अपने को एक्सियम फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन में, सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं एक्सियम। तो बराबर कितना देगा m1 x1, तो m × 0 कितना देगा आपके पास है 0, प्लस 2m × कितना देगा आपके पास है a, और प्लस कितना देगा आपके पास है 3m × a/2, 3m × a/2 डिवाइडेड बाई कितना देगा आपके पास m प्लस क्या देगा आपके पास 2m प्लस 3m। तो 2 × 2 कितना देगा 4, 4 3 कितना देगा 7। तो इसको अपन बोल सकते हैं 7ma/2, और इसको अपन डिवाइड कर देंगे किससे बताओ 6m से। तो m से m को काट देंगे तो कितना देगा आपके पास 7a/12। सेवन a/12 हो गया अभी। इसके बाद में क्या हो देगा आपके पास YCM, YCM बराबर कितना देगा आपके पास m1 y1, तो m × 0 कितना देगा आपके पास है 0,
प्लस कितना देगा आपके पास में 2m इंटू जीरो बराबर भी कितना देगा आपके पास में 0, प्लस कितना देगा 3m इंटू रूट 3a/2, तो कितना देगा आपके पास 3√3 ma/2 डिवाइडेड बाई कितना देगा आपके पास m प्लस कितना देगा आपके पास 2m प्लस 3m, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 3√3 ma/2 और ये आपके पास हो जाएगा 6m, तो m से m को काट देंगे और 3/6 कितना देगा आपके पास में, तो 2 और 2 इंटू 2 कितना देगा 4, तो ये आपके पास जो √3a/4 ये आपके पास YCM आ जाएगा अभी। तो इस प्रकार से बेटा इसके लिए भी जो सेंट्रोमास उसकी पोजीशन अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से अपन इसका द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ पे होगा वो अपन ज्ञात कर दिए। तो अगर आपके पास है किसी भी क्वेश्चन में बहुत सारे पार्टिकल्स दे रखे हैं, सब पार्टिकल्स का मास आपको दे रखा है और सबकी पोजीशन आपको दे रखा है एक्स वाई जेड की टर्म्स में, तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से कि ये तो आपके पास कोई भी छड़ है, ये कोई छड़ है, तो इस छड़ का जो इस छड़ की जो लंबाई है वो कितनी रहेगी आपके पास L, ये L होगी। इसके बाद यहां से अपन एक दूसरी छड़ बनाते हैं, दूसरी छड़ इस प्रकार से यू जोड़ करके टी आकार की अपन ने आकृति बना दी, मतलब टी शेप की। इसकी जो लंबाई है वो कितनी देर की आपको बताओ 2L। यहां पर ये वाला पॉइंट तो आपके पास क्या देगा A, इसको अपन क्या बोल देंगे B बोल देंगे, इसको अपन C बोल देंगे, इसको अपन क्या बोल देंगे D बोल देंगे, क्या बोल देंगे D। तो आपको ये बोला जा रहा है कि द्रव्यमान के अंदर की बिंदु D से जो दूरी है ना वो दूरी ज्ञात करनी है आपको, ठीक है ना। सबसे पहली बात आपके पास है दो छड़े, एक तो छड़ हो जाएगी AB और एक छड़ हो जाएगी आपके पास CD। तो AB और CD दोनों एक समान मोटाई और एक समान घनत्व की छड़े हैं, तो अपन बोलेंगे जरा से AB व CD एक समान मोटाई व घनत्व की छड़े हैं, सेंट्रोमास की D से दूरी ज्ञात करो भी। तो करते हैं इसका अपन सॉल्यूशन। देखिएगा सेंट्रोमास की सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखो इसकी लंबाई कितनी भी L है, इसकी लंबाई कितनी देगी 2L हो जाएगी। दोनों छड़ों की मोटाई एक समान है और दोनों का घनत्व एक समान है, तो जिसकी लंबाई दुगुनी होगी ऑब्वियसली इसका द्रव्यमान है वो भी क्या देगा दुगुना देगा। तो अपन बोल सकते हैं कि इसका जो द्रव्यमान है, इस छड़ का द्रव्यमान तो कितना देगा आपके पास है, मान लो M, इस छड़ का द्रव्यमान है वो कितना देगा आपके पास है 2M, कितना देगा 2M। लंबाई दुगुनी तो द्रव्यमान भी दुगुना हो जाएगा। दूसरी बात, कोई भी जैसे आपके पास पिंड है, इस पिंड का सारा द्रव्यमान अपन द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं। तो देखो ध्यान से, ये वाली आपके पास है जो छड़ है AB, इस AB छड़ का मिड पॉइंट क्या देगा आपके पास है D, तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपके पास है A B, तो सेंट्रोमास है वो कहाँ पर हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना द्रव्यमान, ये आपके पास है पॉइंट D हो गया, और यहाँ पर कितना द्रव्यमान अपन केंद्रित मान लेते हैं M मान लेते हैं। और इसी प्रकार से देवदान से ये लो जी, ये D हो गया और ये C हो गया। तो D से C की डिस्टेंस है वो कितने देगी 2L, इस छड़ का द्रव्यमान कितना देगा 2M। तो 2M द्रव्यमान अपन कहाँ पर केंद्रित मानेंगे, इसके केंद्र पर, तो इसका केंद्र कितनी दूरी पर हो जाएगा L दूरी पर। तो ये आपके पास क्या देगा 2M, ये इसका मिड पॉइंट हो गया अभी। इससे मिड पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं, इसको अपन बोल देते हैं M बोल देते हैं।
या इसको अपन क्या बोल देते हैं, डी ई बोल देते हैं, चलो ई। तो ये आपके पास में पॉइंट हो गया ई। अब ऑब्वियसली डी और ई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बताओ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, एल। आपको डी से द्रव्यमान केंद्र की दूरी पूछ रहा है, तो मान के इसलिए सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर होगा भाई, यहाँ पे। तो यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र से डी की दूरी है वो कितनी हो जाएगी आपके पास में, वो मान लो x। तो द्रव्यमान केंद्र से 2m की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, l माइनस एक्स, l माइनस एक्स हो गया भी। इसके बाद में अपन जानते हैं कि m1x1 बराबर m2x2, ये m1r1 बराबर m2r2 मैंने आपको पहले भी बताया था। तो m1 कितना देगा आपके पास, m इंटू x1 कितना देगा आपके पास, x, m2 कितना देगा आपके पास, 2m इंटू क्या देगा आपके पास, l माइनस एक्स। तो m से अपन क्या करते हैं, m को काटते हैं, तो यहाँ से आपके पास x बराबर 2l माइनस क्या देगा आपके पास, 2x, 2x प्लस x कितना देगा आपके पास, 3x। तो 3x बराबर कितना देगा, 2l, तो x बराबर कितना देगा आपके पास, 2l/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 2l/3 यानी l/2 से भी ज़्यादा हो गया, यानी मध्य बिंदु से आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि 2m द्रव्यमान है वो क्या भी ज़्यादा है, और जो सेंटर ऑफ मास होता है, द्रव्यमान केंद्र होता है, वो अधिक द्रव्यमान की तरफ शिफ्टेड रहता है। तो बच्चों ये थे 2 क्वेश्चंस और ये था आज का लेक्चर नंबर 45। तो लेक्चर नंबर 45 को अपन फिनिश करते हैं और अगले लेक्चर में अपन सेंटर ऑफ मास को आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इनको अच्छे से नोट करें आप।